नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संस्कृति विद्या एकेडमी में। प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम यानी प्रोनाउन, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही सरल होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, यहाँ दो तस्वीरों को आप देख सकते हैं, है ना। इसमें एक बताया है कि वह भिखारी को खाना देता है। तो प्यारे साथियों, यहाँ जो वह है वह क्या हो जाता है, यहाँ हम कहेंगे कि यह प्रोनाउन है यानी सर्वनाम है। वह कैसे सर्वनाम है, तो यहाँ समझिए कि इसको डिफिनेशन में आगे पढ़ेंगे कि सर्वनाम वह शब्द होता है जो संज्ञा के बदले में आता है ना। तो वह के जगह पे हम कोई संज्ञा को लिख सकते हैं। अगर आप संज्ञा अगर नहीं पढ़े हैं, अगर आप संज्ञा आपको परिचित नहीं है, आप संज्ञा को आपको ध्यान में नहीं है, तो हमने वीडियो बनाया है संज्ञा पर, उसको आप जाकर के देख सकते हैं और संज्ञा को समझ सकते हैं। संज्ञा बता दें आपको कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा बहुत ही सिंपल है, यानी किसी भी दुनिया में नाम है, जो भी दुनिया में नाम है वह सब क्या होता है, संज्ञा होता है। ठीक है, जितने भी नाम है तो नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं खासकर। तो यहाँ पे क्या है कि वह के जगह पे आप कोई नाम को रख सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं कि राम भिखारी को खाना देता है, तो यहाँ पे राम क्या हो जाएगा, वह संज्ञा हो जाएगा। पर वहीं उसके स्थान पे क्या आ गया है, यहाँ पे आ गया है सर्वनाम। जैसे वह जो है क्या है, संज्ञा के बदले में आया है, इसलिए हम कहेंगे कि यह सर्वनाम होगा। उसी प्रकार से वह अभिनय करता है, जैसे हम बोलेंगे कालू अभिनय करता है, तब कालू क्या हो जाएगा, कालू जो नाम लड़का का नाम है कालू, वो क्या हो जाता है, वो संज्ञा हो जाता है। पर उसके स्थान पर क्या आया, वह आया। और भी जैसे उदाहरण से समझिए, जैसे आप इस अनुच्छेद को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ बार बार जो है कृपा राम करके यहाँ पे आया है ना। कृपा राम करके यहाँ पे बहुत बार आया है। जब ये सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको हर बार लगेगा कृपा राम। जैसे कृपा राम एक गरीब किसान था, कृपा राम के पास थोड़ी सी भूमि थी, तो ये क्या अटपटा सा लग रहा है। पर एक दूसरे सेंटेंस को जब दूसरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको इस पढ़ करके आपको अच्छा लगेगा। जैसे कृपा राम एक गरीब किसान था, उसके पास थोड़ी सी भूमि थी, है ना। तो इससे क्या होता है कि जो पैराग्राफ होता है सुंदर और आकर्षक बन जाता है। इसलिए हम सर्वनाम का यूज करते हैं कोई भी पैराग्राफ लिखने के लिए या फिर कोई भी सेंटेंस लिखने के लिए, है ना। इसलिए सर्वनाम पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अब हम चलते हैं आगे की ओर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से, है ना, जो हमको खास करके पूछा जाता है और हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि यह जो सर्वनाम है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है सर्व और दूसरा है नाम, है ना। तो इसका दो शब्दों से मिलकर बना है सर्वनाम, जिसका होता है सर्व का अर्थ होता है बच्चों क्या होता है, सब, है ना। सर्व का अर्थ क्या होता है, सब, और नाम का अर्थ होता है संज्ञा, है ना। तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सर्वनाम किसे कहेंगे। सर्वनाम किसे कहेंगे, तो जो संज्ञा के स्थान पर, जो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होता है या प्रयुक्त होता है उसको हम क्या बोलेंगे, सर्वनाम बोलते हैं। तो इसके अर्थ भी समझ आ गया होगा और इसके परिभाषा को भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। और आगे हम एक और परिभाषा को समझते हैं जो कि यहाँ पे पूर्ण रूप से दिया गया है। तो इस परिभाषा जो है पूर्ण रूप से है, जैसे है कह रहा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, है ना। सर्वनाम किसे कहते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर जो क्या होता है प्रयोग होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं, तुम, वह, आप आदि ये सब जो है क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, और भी आगे हम परिभाषा में अलग अलग उदाहरणों के साथ समझेंगे जो कि आगे बताया गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे समझिए, यहाँ सर्वनाम के भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो बहुत ही आसान है, याद करते चलेंगे इसको कॉन्सेप्ट के साथ में, है ना। तो सबसे पहले जो सर्वनाम है वह है पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। सबसे पहले कौन आता है, पुरुष आता है। तो पुरुष से हम याद रख लेंगे, सबसे पहले पुरुष प्रधान होता है, तो उसी प्रकार से पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, है ना। उसके बाद उसका निश्चय करेंगे, है ना। तो दूसरा हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा हो गया अनिश्चय, है ना। तो ये तीन पहले याद कर लीजिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना, और निश्चय और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीन को याद हो गया। उसके बाद हम प्रश्न पूछेंगे, है ना। तो चौथा में आ गया क्या,
प्रश्नवाचक सर्वनाम, है ना, प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद हम संबंध को दिखाएंगे, है ना, तो संबंधवाचक सर्वनाम। और उसके बाद सबसे जो नीचे आता है वो क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम, यानी जो पर्सनल होता है ऐसे, पर इसको हम नीचे सबसे लास्ट में रखेंगे, तो इसका मतलब रखेंगे हम निजवाचक सर्वनाम। तो ऐसे करके 6 प्रकार जो है, 6 प्रकार के जो भेद हैं, इसको ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ में याद रखेंगे और ट्रिकी वे से आप उसको याद रखेंगे तो काफी अच्छा रहेगा और हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, है ना। तो एक बार याद कर लीजिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चय, चौथा प्रश्नवाचक और पांचवा संबंध, और जो छठा है वह है निजवाचक सर्वनाम। तो आई होप आपको ये सर्वनाम के भेद समझ आ गया होगा। अब हम एक एक करके सभी सर्वनामों को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए आगे समझते हैं। जो पहला है ना, पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, है ना। तो पर्सनल प्रोनाउन यानी पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी प्राणी, है ना, या वस्तु के, है, किसी प्राणी या वस्तु, व्यक्ति स्थान के नाम पर किया जाता है ना, व्यक्ति स्थान पर किया जाता है। क्या गया है कि जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी प्राणी, है ना, किसी प्राणी या व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई प्राणी या व्यक्ति के स्थान पर किया जाएगा, कोई प्राणी होगा और व्यक्ति होगा, उसके स्थान पर जब हम प्रयोग करेंगे तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं, तू, तुम, हम, ये सब जो आएगा उसके स्थान पर प्रयोग होगा, तब समझ जाइएगा। ये सब जैसे ही आ जाएगा, मैं, तू, ये सब जैसे ही शब्द आपको मिल जाए तो समझ जाइएगा कि क्या पुरुषवाचक सर्वनाम है ना। अब आगे समझिए, है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, है ना। पहला होता है उत्तम पुरुष, यानी इसको कहते हैं, है ना, इसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन, क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। दूसरा को बोलते हैं मध्यम पुरुष, यानी इसको सेकंड पर्सन बोलते हैं। और जो अन्य पुरुष होता है यानी थर्ड पर्सन, जो इसको बोलते हैं थर्ड पर्सन, है ना, इंग्लिश में। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हो गए, है ना। पहला उत्तम, दूसरा मध्य और तीसरा अन्य। उत्तम मतलब जिसके बारे में पहला होता है, आगे हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे समझिए उत्तम पुरुष को, उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन होता है, कौन होता है, तो उत्तम पुरुष जिसको कहते हैं कि वक्ता जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है ना, जो अपने लिए करता है उसी को हम उत्तम पुरुष कहेंगे। जो खुद के लिए करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उत्तम पुरुष। जैसे क्या है कि मैं, उसे, मेरा, हम, हमारा, ये सब क्या है, ये सब हो गया उत्तम पुरुष। जैसे मैं कल मुंबई जाऊंगा, है ना, तो ये किसके लिए हो रहा है, खुद के लिए हो रहा है ना, अपने के लिए हो रहा है, तो क्या हो गया, उत्तम पुरुष हो गया। हम टहलते हैं तो ये किसके लिए हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, अपने लिए हो रहा है ना, तो ये सब क्या हो गया, अपने लिए जो होता है वो सब क्या कहलाता है, वो सब कहलाता है उत्तम पुरुष, है ना। उसी प्रकार से यह लेख मैंने लिखा है, तो ये भी खुद के लिए यानी उत्तम पुरुष हो गया। तो वाक्य में प्रयुक्त जो रंगीन शब्द आपको दिख रहा है, जैसे मैं, हम और यह, तो ये सब क्या हो गया, उत्तम पुरुष हो गए। इसके अन्य उदाहरण भी हो सकता है, जैसे हमारा, मुझे और मैंने, ये अन्य उद्देश्य के उदाहरण हैं। तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं और कहाँ पे इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे समझिए मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेकंड पर्सन, है ना। तो वक्ता जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वालों के लिए करता है, किसके लिए, सुनने वालों के लिए करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं, है ना। किसी दूसरे के बारे में बोलेंगे, है ना, सुनने वालों के लिए, जो सुन रहा उसके लिए बोलेंगे। जैसे उदाहरण से समझिए, जैसे तू, तुम, तेरा, आप, आपको, है ना। जैसे तू आज देर से क्यों आया, किसी दूसरे को बोला कि तू आज क्यों देर से आया, तब हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, मध्यम पुरुष हो गया। जैसे तुमने आज नाक में दम कर दिया, दूसरे को बोल रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, मध्यम पुरुष है। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, दूसरे से बोल रहे हैं, तो ये भी क्या, सुनने वाले के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं मध्यम पुरुष, है ना। तो यहाँ पे जो भी रंगीन शब्द में आया है, तू, तुमने और तुम्हारे, ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया मध्यम पुरुष हो गए। ठीक है, जैसे तू, तुम्हारे, तुम्हारा, आपने, ये सब क्या हो गया, इसके अन्य उदाहरण हो गए। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। और आगे समझते हैं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या होता है, तो जो तीसरे पर्सन के लिए होता है ना, तीसरे पर्सन के लिए, जैसे वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त कोई और तीसरे अनुपस्थित व्यक्ति के लिए होता है। यहाँ पे ध्यान देना, अनुपस्थित व्यक्ति, तो जो अनुपस्थित व्यक्ति के लिए जो यूज होता है वो क्या होता है, अन्य पुरुष होता है ना, जो तीसरे पर्सन के लिए किया जाता है। जैसे, है ना, उसे कुछ मत कहना, है ना, दूसरे को हम बोल रहे हैं जो यहाँ पे मौजूद नहीं है ना, उसके लिए बोल रहे हैं। जैसे उन्हें क्या है, उन्हें रोको मत, उन्हें रोको मत जाने दो, है ना, तो ये क्या है, हम किसी तीसरे के बोल रहे हैं। वह बाजार गया है, तीसरे को बोल रहे हैं, मैंने जो मौजूद नहीं होता, जो अनुपस्थित होता है, जहां जिसको हम यूज करते हैं, बोलते हैं, जो यहाँ पे आसपास मौजूद नहीं होता, तीसरे लोगों को बोलते हैं, तब हम बोलते हैं कि क्या है, वो है जो अन्य पुरुष है। अन्य मतलब जो बाहर है ना, जो दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ऐसे बोलेंगे हम कि अन्य पुरुष हो गया। ठीक है, और इसके अन्य उदाहरण जैसे हो गए वे, उनके, उन्होंने, है ना,
और क्या हो गया, उसने। तो ये सब क्या हो गया, इसके अन्य उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये हमने 3 पढ़े, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 सब काइंड्स यानी सब भेद पढ़े। ठीक है, मतलब इसके पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद और अलग से हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे, जो कि सर्वनाम के दूसरा भेद है। ठीक है, तो यहाँ आपको दूसरा भेद पढ़ना है। चलिए, तो यहाँ समझते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी जिन सर्वनामों से निकट या दूर की वस्तु या प्राणी का निश्चितता का बोध होता है। निश्चितता का बोध होता है यानी किसी कोई सर्वनाम में निकट या कोई दूर वस्तु है, निकट या कोई दूर वस्तु है, तो उसकी निश्चितता का मतलब उसका परमानेंट का डिफिनिट का है ना, जो मतलब सही में हो, ऐसा कुछ दिखाता हो, निश्चितता का बोध दिखाता हो, तब हम कहेंगे कि वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए कि यह मेरा कलम है ना, तो हम निश्चित बोल रहे हैं कि यह मेरा ही कलम है, तो ये क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। उसी तरीके से ये अंगूर मीठे हैं, ये भी हम बोल रहे हैं है ना कि ये अंगूर मीठे हैं यानी पक्का मीठा है, तो ऐसे ही हम क्या बोल रहे हैं, निश्चित तौर पे बोल रहे हैं, तब हम बोलेंगे क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे वह कार मेरे पापा की है, तो ये भी क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है ये है कि निश्चयवाचक सर्वनाम को हम संकेतवाचक सर्वनाम के भी नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो निश्चयवाचक सर्वनाम को हम क्या बोलते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम भी हम बोलते हैं। और बताया गया है कि वह और वे, ये क्या पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक दोनों में यूज किया जाता है, दोनों सर्वनामों में यूज किया जाता है वह और वे का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तीसरा समझिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी इंडिफरेंट प्रोनाउन। इंडिफरेंट प्रोनाउन क्या होता है समझिए, जैसे कह रहा है कि जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति या प्राणी या वस्तु का बोध नहीं होता है ना, बस इसके जस्ट अपोजिट कर देना है निश्चयवाचक सर्वनाम के, है ना, निश्चयवाचक सर्वनाम के जस्ट अपोजिट कर देना है, इसमें नहीं लगा देना है, बस हो गया। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, कौन, है ना, जहां पे प्रश्न जैसा कुछ माहौल रहेगा, नहीं जैसे आएगा, नहीं शब्द आएगा, तब समझ जाइएगा कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे उदाहरण समझिए कि वहां कौन बैठा है ना, तो यहाँ पे कोई निश्चित तौर पे नहीं कोई पता चल रहा है कि कौन है, क्या है, कैसे है ना, वह कौन बैठा है, वहां कौन बैठा है, कोई पता नहीं है। तान्या भूखी है, उसे कुछ खिला दो, मतलब कुछ पता नहीं है ना, ऐसा कुछ नेगेटिव सेंस दे, है ना। जैसे इस वर्ष कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण नहीं हुआ, तो अनिश्चितता का बोध कराता हो, मतलब इंडिफिनिट का बोध कराता हो, है ना। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वहां पे बोलेंगे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ध्यान देने वाली बात क्या है, तो यहाँ बोला है कि प्राय कोई शब्द जो है, कोई शब्द जो आया है ना, कोई शब्द का प्रयोग सजीव के लिए किया जाता है और कुछ शब्द का प्रयोग निर्जीव के लिए किया जाता है, इसको ध्यान रखना है ना। कोई शब्द क्या है, सजीव के लिए, और कुछ शब्द है निर्जीव के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आगे समझिए जो है कि है चौथा सर्वनाम का प्रकार। तो चौथा क्या, प्रश्नवाचक। कह रहा है कि जिन सर्वनामों का प्रयोग वाक्यों में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, किसमें, वाक्यों में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, तब उसे हम क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे, है ना। जैसे जैसे कौन, किसने, क्या, ये सब जो हो गए, ये सब क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। ठीक है, जैसे उदाहरण समझिए कि कौन शोर मचा रहा है, कौन शोर मचा रहा है, तब क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना। तो जो प्रश्न पूछने के लिए जो प्रयोग किया जाता है सर्वनामों का, उसको हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, और जैसे उदाहरण दिए गए हैं कि तुम क्या कर रहे हो, या किसका कलम है, तो यह सब क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो गए। यहाँ पे ध्यान देना है कि कौन शब्द का प्रयोग प्रश्नवाचक सर्वनाम तथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम दोनों में किया जाता है। जो हम पीछे पढ़े अनिश्चयवाचक सर्वनाम, है ना, तो इसको दोनों में यूज किया जाता है, कौन शब्द का प्रयोग का, कौन शब्द का। ठीक है, चलिए पांचवा जो है संबंधवाचक सर्वनाम है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे, तो जिन सर्वनामों का प्रयोग वाक्यों में आए अन्य सर्वनामों के संबंध को दिखाने के लिए, है ना, संबंध को बताने के लिए किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे नाम से ही पता चल रहा है रिलेटिव, किसी को रिलेशन दिखाने के लिए आएगा ये कोई वाक्य, तब हम बोलेंगे संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिसका, उसका, ये सब ऐसे शब्द आएंगे, है ना। जैसे उदाहरण से यहाँ समझिए कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना, तो यहाँ पे क्या रिलेटिव दिखा दिया, किसके बीच, लाठी और भैंस के बीच में यहाँ पे दिखाया जा रहा है जिसकी और उसकी से। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ठीक है, जिसने परिश्रम किया उसे वैसा, उसे फल
तो मिलेगा ही, है ना। तो ये क्या हो गया, प्रश्न अरे संबंधवाचक सर्वनाम के ये उदाहरण हो गए। ठीक है, ध्यान देना है कि जो के साथ वो, है ना, और जैसा के साथ तैसा का प्रयोग होता था, है ना, पहले होता था, पर अब क्या है कि अब जो के साथ में वह का प्रयोग होता है और जैसा के साथ में वैसा का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अब आगे है क्या, लास्ट है जो कि छठा है, निजवाचक सर्वनाम, है ना, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ये क्या है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, कर्ता स्वयं के लिए जो करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जो अपने लिए करता है, जैसे अपना, अपनी, अपने, स्वयं, अपने आप, तो इसके लिए जो करता है, खुद के लिए जो करता है, उसको हम बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे उदाहरण से समझिए कि कुछ उदाहरण है, जैसे यहाँ पे कि तुम्हें खुद ही जाना पड़ेगा, तो जो स्वयं के लिए कर रहा है ना, स्वयं के लिए जो सर्वनाम का प्रयोग करता है उसको हम बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे तुम स्वयं पहुंच जाना, मैं यहाँ यह सामान अपने आप उठा लूंगा, है ना, अपने आप उठा लूंगा, तो ये क्या है, स्वयं के लिए जो हो रहा है काम, जो स्वयं के लिए प्रयोग हो रहा है संज्ञा शब्दों सर्वनाम शब्दों का, उसी को हम बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, ध्यान यहाँ क्या देना है, ध्यान देना है कि सर्वनाम जो है कर्ता के साथ निजीपन जरूर पढ़कर करते हैं, लेकिन कर्ता का कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बात सिर्फ ध्यान देना है। आई होप आपको ये 6 प्रकार आपको समझ आ गया होगा, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तभी भी अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही रेगुलर वीडियो अपडेट करते रहता हूं, है ना। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे नोट्स पाने के लिए, इस नोट्स को पाने के लिए हमें कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत तक वीडियो को